नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज के न्यूज रूम लाइव और मैं करिश्मा आपके साथ। और न्यूज रूम में लाइव में हम सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं, लगातार सवाल उठते रहे। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर कहा है कि एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट जो जारी किया गया था उसमें बिहार को देश का पिछड़ा राज्य बताया गया था और उसको लेकर एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग लगातार उठ रही थी। और सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य दर्जे की मांग उठाई और कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तभी बिहार का विकास होगा। तो ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, क्योंकि लगातार नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर ये सवाल उठ रहे थे बिहार, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में जो जारी किया गया था बिहार को देश का पिछड़ा राज्य बताया गया था। और ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और इस मसले पर क्या कहना है सीएम नीतीश कुमार का, आइए सुनते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैसे होगा? इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? तो इंडिया का क्या विकसित राज्यों का ट्रांसफॉर्मेशन होना है कि पिछड़े राज्यों का भी होना है? तो इसलिए अपने यहाँ भी किसी के मन में कोई बात आई, हम जरूर बात करेंगे। ये समझना नहीं चाहिए ये किसी के खिलाफ है कि राज्य के हित में है कि देश में सबसे अधिक आबादी है, हर स्क्वायर किलोमीटर पर कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा बिहार की आबादी है। तो अभी तो प्रजनन दर घटते घटते घटेगा, कई साल लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर के तो अभी अनेक वर्षों तक है। तो उसका उपाय यही है, इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि इसकी सहायता के लिए अगर ये होगा तो अतिरिक्त सहायता, राज्य के कई राज्यों को मालूम है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो उनको कितना एडवांटेज हुआ, तो उसी तरह का एडवांटेज बिहार और इस तरह के अन्य किसी कुछ पिछड़े राज्यों को अगर मिल जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। का क्या मतलब है? NITI है। NITI का क्या मतलब? न दृढ़कार तह शिकार है। NITI है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाउ विल यू ट्रांसफॉर्म इंडिया विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग बैकवर्ड स्टेट? कैन यू ट्रांसफॉर्म इंडिया, होल इंडिया? यू हैव टू ट्रांसफॉर्म होल इंडिया। आपको तो पूरे देश को ना करना है ट्रांसफॉर्म भाई। तो अगर कोई राज्य आपको सबसे पिछड़ा दिख रहा है तो उस पिछड़े के उत्थान के लिए भी कुछ कीजिएगा ना। और बिहार में क्या हुआ जरा बताइए तो 2005 की क्या स्थिति थी? तो जो इस तरह की रिपोर्ट आती है, इसके पहले भी रिपोर्ट आती है और नीति आयोग की बैठक में भी हमने कहा पहले, ऐसा मत समझिए कि नीति आयोग की बैठक में नहीं कहा। तो उनको नहीं पता चला होगा तो हम बात कर लेंगे, बता देंगे कि क्या चीज़ है। और कोई मंत्री ने नहीं लिखा है, सरकार की तरफ से गया। तो बताते चले कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार को जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तभी बिहार में जो विकास की रफ्तार है वो बढ़ेगी। तो आखिर इस पूरे अधिक जानकारी के लिए चलेंगे अपने ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा के पास और अशोक जी से जानेंगे एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। अशोक जी। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है और इस मांग के पीछे नीतीश कुमार ने नीति आयोग की रिपोर्ट को ही आधार बनाया है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश के सबसे पिछड़े राज्यों में माना है, यानी कि शामिल किया है और नीतीश कुमार ने इसी बात को स्वीकार किया है। नीतीश ने कहा कि हम भी मानते हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है देश का और इसकी वजह भी नीतीश कुमार ने बतलाई है। नीतीश ने बतलाया है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से समूचे देश में बिहार का स्थान 12वां है, यानी कि 12वें स्थान पर है और जबकि आबादी के हिसाब से बिहार का स्थान तीसरा है, यानी कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार घन आबादी के मामले में तीसरा है देश में।
तो हालांकि नीतीश ने यह भी कहा है कि कुछ दिनों के बाद ही महाराष्ट्र के की जगह पे बिहार आ जाएगा, यानी कि बिहार अब दूसरे स्थान पर आबादी वाला राज्य बन जाएगा। यानी कि बिहार में आबादी का जो घनत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है और यही इसके पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि यही वजह है कि 2004-05 में जिस समय नीतीश सत्ता में आए थे उसमें बिहार की प्रति व्यक्ति आय मात्र 7,000 रुपये थी सालाना। और नीतीश ने कहा कि हमने विकास के काम को गति दी है और लड़कियों को शिक्षा के लिए हमने प्रेरित किया है, कई योजनाएं चलाई हैं और जिस वजह से प्रजनन दर में कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय अभी भी 50,000 रुपये है, जबकि समूचे देश में प्रति व्यक्ति आय अभी 1,34,000 से 35,000 रुपये है। तो यानी इतना मेहनत करने के बाद भी चूँकि बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो 2 अंकों में है, अभी भी देश के सभी राज्यों से ज़्यादा बिहार का ग्रोथ रेट है। केंद्र सरकार का जो ग्रोथ रेट है उससे भी ज़्यादा है बिहार का ग्रोथ रेट। लेकिन इसके बावजूद भी पिछड़ा राज्य होने, चूँकि आबादी ज़्यादा है, वैसी परिस्थिति में बिहार को विकसित होने में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। तो नीतीश ने यही कहा है कि नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसको हम मानते हैं और इसी आधार पर नीति आयोग को और केंद्र सरकार को बिहार का विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। नीतीश ने यह भी कहा कि आखिर विशेष राज्य के दर्जे का औचित्य क्या है, तो उसका आधार उन्होंने बताया है कि जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, या देश में कई ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो उसमें जो विकास की योजनाएं हैं उस योजनाओं में जो राशि लगती है उसका 90% राशि केंद्र सरकार वहन करती है और 10% राशि राज्य सरकार वहन करती है। तो वैसी परिस्थिति अभी है कि 60% राशि केंद्र सरकार वहन करती है और 40% राशि राज्य को देना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार के पास आंतरिक संसाधन इतने नहीं हैं कि वो बिहार की विकास की गति को और ज़्यादा तेज कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश ने तंज भी कसा है इशारों में कि नीति आयोग का नाम क्या है। नीति तो नीति जो नीति है, जो कानून बनाती है, या यूं कह लीजिए कि जो नीतिगत फैसला लेती है, तो उसको तो अब फैसला लेना चाहिए कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक बिहार विकसित नहीं होगा, और बिहार जब तक विकसित नहीं होगा तब तक देश भी विकसित नहीं होगा। इसलिए नीतीश ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है और कहा है कि इस मामले पर बिहार में जो बीजेपी उसके साथ है, तो बीजेपी के कई नेता मानते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा करिश्मा कि रेणु देवी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा की जरूरत नहीं है। जो डिप्टी सीएम है बीजेपी के कई बड़े नेता मानते हैं कि हाँ, विजेंद्र प्रसाद यादव ने तो थक हार करके कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा देते देते हम लोग थक गए और अब जब केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो अब हम लोग इसका डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट से नीतीश को भी बल मिला है, बिहार वासियों को एक उम्मीद जगी है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो स्थापित नीति आयोग है उसकी रिपोर्ट यह मान रही है कि बिहार का ग्रोथ रेट 2 अंकों में होने के बावजूद भी बिहार का विकास दर देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के बगैर ही बिहार का विकास संभव नहीं है। और आपको याद होगा कि कल भी एक जदयू का मिलन समारोह था, उसमें ललन सिंह ने भी इस बात को उठाया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और इसका कारण है कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आती है और वो जो राज्य को पिछड़ा बताता है, इसके पीछे वजह है कि गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, उसकी जो आधारभूत संरचना है उन राज्यों की वो काफ़ी मजबूत है और बिहार का कम है, इसलिए बिहार पिछड़ा है। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। तो देखिए जिस तरह से सीएम नीतीश का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए, तभी बिहार के जो विकास है उसमें रफ्तार बढ़ेगी। और अब बात करेंगे झारखंड की खबर पे। तो झारखंड में जेपीएससी में हुई गड़बड़ी का जो मामला है वो राज्य भवन तक का पहुंच गया है, क्योंकि राज्यपाल रमेश बैस ने अब जेपीएससी से रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने जेपीएससी से यह रिपोर्ट मांगी है क्योंकि जिस तरह से जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है उसको यहाँ 7वीं से 10वीं पीटी परीक्षा की राज्यपाल रमेश बैस ने रिपोर्ट मांगी है और जेपीएससी सचिव को यह पत्र भेजा गया है इस मामले को लेकर। और साथ ही पता चल कि अभ्यर्थियों ने इस जेपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी और अब ये जो मामला है वो राज्य भवन तक पहुंच गया है।
और इस पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, देखिए लगातार जेपीएससी का जो मामला हुई गड़बड़ी जो मामला है वो अब विवाद बढ़ता जा रहा है और अब ये जो मामला है वो राज्य भवन तक पहुंच गया है। तो ऐसे में क्या लगता है संदीप, अब जेपीएससी का जो स्टैंड है वो क्या होगा, कैसे बचाव करेगा जेपीएससी? और सवाल ये भी उठता है कि राज्य भवन के पास अब क्या विकल्प है? संदीप जी, अब पहला मामला नहीं है जब जेपीएससी पे यह आरोप लगा है। इससे पहले भी कई मामले मैंने आरोप कर सकते हैं जेपीएससी पे नियुक्ति पे लगा है। और इस बार भी जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो छात्र हैं इस पे धांधली का आरोप लगा रहे हैं और लगातार इस पे आंदोलन भी जारी है। और जिस तरह से इसमें जो छात्र थे वे राजभवन में महामहिम से भी मुलाकात किए थे और एक ज्ञापन सौंप कर इस पूरे मामले की जांच के लिए महामहिम से एक आवेदन पत्र भी वहां पे सबमिट किया गया है। और उसके बाद कहीं ना कहीं राज्यपाल या राजभवन की तरफ से संज्ञान लेते हुए जेपीएससी के जो सचिव हैं उनको भी पत्र लिखा गया है कि कुछ शिकायतें छात्रों के द्वारा आई हैं और उसको जो बिंदुवार कर सकते हैं उसकी जांच करके रिपोर्ट सौंपा जाए राजभवन को। तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी राज्यपाल ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए जेपीएससी के चेयरमैन को तलब किया था और इससे विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी कि आखिर क्या मामला है, छात्रों ने जो आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है। इन सभी चीजों को जानने के लिए राज्यपाल ने भी चेयरमैन से बात की थी। हालांकि जिस तरह से कल 49 ऐसे अभ्यर्थी जो पहले सफल किए गए थे उनका एमआर सीट नहीं मिलने के बाद उनको कल असफल घोषित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जेपीएससी के द्वारा जो कार्य क्रियाकलाप चल रहे हैं या फिर उनकी जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उन सभी चीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और छात्रों के अलावे कह सकते हैं राजभवन भी इसमें अब जो छात्र राजभवन पहुंचे थे उसके बाद कहीं ना कहीं महामहिम भी इस बात को लेके गंभीर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि राज्यपाल के द्वारा सचिव जो है जेपीएससी उनको एक पत्र लिखा गया है और जो छात्रों ने जो आवेदन दिया है उस आवेदन को भी जेपीएससी के पास भेजा गया है कि जो छात्र आरोप लगाए हैं जेपीएससी के ऊपर कि इस बार जो भी 7वीं से 10वीं जेपीएससी की पीटी का एग्जाम लिया गया था। बिल्कुल संदीप, देखिए जिस तरह से जेपीएससी मामले में जो हुई गड़बड़ी का जो उजागर होने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है इस मामले को लेकर। और अब क्या लगता है संदीप कि अब इस गड़बड़ी हुई मामले को लेकर अब सरकार का इसमें अहम भूमिका क्या होगा, किस भूमिका में अब सरकार इसको देखेगी? यदि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को एक मुद्दा भी मिल गया और कहीं ना कहीं शुरू से ही विपक्ष अभ्यर्थियों के साथ है, उनके आंदोलन के साथ है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विधानसभा का जो सत्र चलना है उसमें भी इस जो अभ्यर्थियों की आवाज है उसको बुलंद करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार से इस बात की जवाब मांगने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमेशा जेपीएससी के द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है उसमें गड़बड़ी का आरोप छात्र क्यों लगाते हैं। क्योंकि अब जिस तरह से छात्रों का आंदोलन है वे 15 तारीख को रांची के मोरहाबादी से न्याय मार्च निकालेंगे और यह मार्च मोरहाबादी से निकलकर मुख्यमंत्री आवास तक जाएगा जिस तरह से छात्रों ने ऐलान किया है। पर अब तक जो अभ्यर्थी हैं उनका जो मांग है कि इस जेपीएससी एग्जाम को रद्द करने की, वहीं इसकी जांच सीबीआई से कराकर जो चेयरमैन है अभी जेपीएससी के उनको बर्खास्त करने की मांग है। या 3 मांगे हैं अभ्यर्थियों की और इन तीनों मांगों को लेकर लगभग 1.5 माह से जो अभ्यर्थी हैं रांची के मोरहाबादी बापू वाटिका के बाहर कर सकते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो जेपीएससी में गड़बड़ी के मामले को लेकर राज्यपाल ने जेपीएससी से अब रिपोर्ट भी मांगी है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बात यह कि हजारों की संख्या में बीएसएससी अभ्यर्थियों ने पटना पहुंच बीएसएससी ऑफिस के पास जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया है। अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बीएसएससी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है, हंगामा किया। और इस पूरे अधिक खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब से जानेंगे कि मरगूब, आज बीएसएससी अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा प्रदर्शन किया है, क्या कुछ आरोप है इन अभ्यर्थियों का? देखिए, 2014 में एक वैकेंसी आई थी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। वो प्रथम इंटर स्तरीय की वैकेंसी थी जो सचिवालय में
कई पदों पर उसकी नियुक्ति की जानी थी और ये वैकेंसी लगातार विवादों में रहा। इस वैकेंसी को लेकर के कई बार स्पष्टीकरण हुआ, कई बार कोर्ट का आदेश हुआ, हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ। हमें तो याद है लगभग 1 दर्जन बार इस वैकेंसी को लेकर के लाठीचार्ज हो चुका है। लेकिन अब ये भी इस वैकेंसी की हालत ये है कि अब इसकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। लेकिन आज जो अभ्यर्थी पहुँचे थे हजारों की संख्या में, इनका कहना था कि 2014 में जो विज्ञापन था उस विज्ञापन के शर्त के अनुसार ये वैकेंसी फिलअप नहीं की जा रही है। इनका आरोप था कि उस शर्त को चेंज किया जा रहा है। इसका ये विरोध कर रहे थे। हजारों की संख्या में ये आज पहुँच के इन्होंने पूरी तरीके से मुख्य गेट को जाम कर दिया, हंगामा हो गया, भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भेजा गया, मजिस्ट्रेट को भेजा गया। स्थिति काफ़ी जब गंभीर होने लगी तो भारी संख्या में पुलिस लाइन से पुलिस फोर्स ने पूरे इलाके को घेर लिया और तब जाकर के कह सकते हैं कि अधिकारियों से उनकी बातचीत कराई गई। अधिकारियों ने कहा कि आपकी जो मांग है उस मांग पर थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग अपनी ओर से स्पष्टीकरण देगा। लेकिन इनका कहना है कि आज ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। अगर चयन आयोग ने अगर 1-2 दिन के अंदर में पूरे मामले में अगर जो 2014 में जो वैकेंसी का जो शर्त था अगर उस पर अगर नोटिस निकाल करके अगर ये अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे तो ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र होगा। तो फिलहाल आज हंगामा बहुत ज़्यादा था। 4 घंटे के बाद हालात फिलहाल समान हुए। जब बातचीत कराई गई तब जाकर समान हुए। लेकिन फिलहाल आश्वासन दिया गया होगा इन अभ्यर्थियों को क्योंकि लगातार हंगामा प्रदर्शन किया जा रहा था ऑफिस के बाहर। देखिए स्पष्ट आश्वासन, लेकिन इनका कहना है कि जो मांगे उन मांगों पर हम देखेंगे, विचार करेंगे, आगे जो होगा हम आपको इंटीमेट करा देंगे। तो इनका कहना है कि अगर 2014 के वैकेंसी के अनुरूप अगर जो शर्त है उस पर अगर इनकी नियुक्ति नहीं हुई तो ये निश्चित तौर पर इनका आंदोलन आगे और भी ज़्यादा रहेगा और लगातार इस आंदोलन के खिलाफ ये सड़क पर उतरेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आज बीएसएससी अभ्यर्थियों ने बीएसएससी ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया है। इन अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर वो हंगामा प्रदर्शन कर रहे थे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात खगड़िया की करेंगे जहां कोसी नदी का कहर लगातार जारी है खगड़िया में। हालांकि बता चले कि ठाकुर बासा में जो गांव है वो दहशत में है खगड़िया में, क्योंकि जिस तरह से कोसी नदी में कहर देखने को मिल रहा है, कटाव लगातार जारी है। और ऐसे में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खगड़िया की, जहां पर कटाव की वजह से लोगों में काफी दहशत है। और साथ ही बता चले कि जिस तरह से खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तलियार में जारी भूमि कटाव से ठाकुरबासा के लोग इन दिनों काफी दहशत में हैं। और क्योंकि ठाकुरबासा में जिस तरह से भूमि कटाव हो रहा है, ऐसे में पीड़ित परिवार का जो अब तक बात की जाए तो 30 एकड़ से अधिक खेतियर जमीन जो है वो कोसी नदी में समा गया है। तो ऐसे में दर्जनों परिवार के हैं वो कोसी नदी के मुहाने पर रहते हैं। खेती का खेत जो कट रहा था कोसी से, अभी तक में लगभग 40 एकड़ जमीन कट गया और जब से है कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई क्या हो गया, सिर्फ आश्वासन मिला। जिस तरह नेता के द्वारा, सरकार के द्वारा किसी समस्या के समाधान पर सिर्फ आश्वासन मिलता है और भाषण मिलता है, वही काम तेलिहार पंचायत के वार्ड नंबर 8 के लोगों को यह आश्वासन और भाषण मिला। और अधिक जानकारी के लिए खगड़िया से हमारे संवाददाता स्वतंत्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल स्वतंत्र, देखिए कोसी नदी में कहर का लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में वहां पर लोगों में काफी दहशत देखी जा रही है। तो किस तरह से कटाव निरोधी कार्य वहां पर किए जा रहे हैं? देखिए करिश्मा, बेलदौर प्रखंड के तेलिहार पंचायत के ये ठाकुरबासा का जो इलाका है वहाँ पिछले 15 दिनों से भूमि कटाव हो रहा है और अब तक 30 एकड़ से अधिक खेतियर जमीन जो है कोसी नदी के घर में समा गया है और दर्जन से अधिक घर जो है कोसी नदी के मुहाने पर है, जो कभी भी कोसी नदी में कटकर समा सकता है। लिहाजा वहाँ जो पीड़ित परिवार है वो काफी डरे हुए हैं और पिछले कई दिनों से बेलदौर सर्किल ऑफिसर और जिलाधिकारी से वो लोग संपर्क कर रहे हैं, कटाव निरोधी कार्य कराने को लेकर के गुहार लगा रहे हैं। बावजूद प्रशासन जो है इस मामले में अभी तक गंभीर नहीं हुआ है। हालांकि बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी का कहना है कि वो इसको लेकर प्रस्ताव जो है राज्य सरकार को भेजे हैं, वहां से जैसे हरी झंडी मिलती है तो वो कटाव निरोधी कार्य शुरू कर देंगे। लेकिन इस आश्वासन से पीड़ित परिवार जो है इस आश्वासन पर वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उनका आशियाना ही नदी में समा जाएगा तो फिर किस काम का कटाव निरोधी कार्य होगा। तो वो काफी नाराज हैं और उन्होंने चेतावनी प्रशासन को दिया है कि 48 घंटे के अंदर कटाव निरोधी कार्य अगर शुरू नहीं होता है तो वो जो है चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, वो भूख हड़ताल करेंगे
साथ ही साथ हो सकता है जरूरत पड़ेगा तो वो NH 107 को भी जाम कर सकते हैं। हालांकि इस मामले पर उनको सपोर्ट करने के लिए युवा शक्ति के कार्यकर्ता और नेता भी आगे आए हुए हैं। अब देखते हैं कि इस मामले पर क्या जिलाधिकारी एक्शन लेते हैं, क्या 48 घंटे के अंदर। स्वतंत्र देखिए, जिस तरह से अगर देखा जाए तो लगातार कटाव हो रहा है नदी में, तो कहीं ना कहीं देखिए दर्जनों लोगों के जो आशियाना छिनने के कगार पर है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग काफी दहशत में, पीड़ितों को काफी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है उन पीड़ितों को? देखिए करिश्मा, उनका कहना है कि जिलाधिकारी के द्वारा भी उन्हें आश्वासन मिला है कि जल्द कटाव निरोधी कार्य होगा, और यह आश्वासन पिछले कई दिनों से दिया जा रहा है। लेकिन उनका आशियाना जो है वह कटाव के कगार पर है, तो उनका वो भरोसा खो दिए हैं, अपना धैर्य खो दिए हैं। उनको लग रहा है कि उनका आशियाना कोसी नदी में समा ही जाएगा, उसके बाद अगर कटाव निरोधी कार्य होता है तो उससे उनको क्या लाभ होगा। वो जिस खेती के जरिए उनका घर परिवार चलता है वो पहले ही नदी में समा चुका है, अब उनका घर भी समाने के कगार पर है। इसलिए वो अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं होता है तो वो जो है चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अब गुहार नहीं होगा बल्कि वो आंदोलन करेंगे। इस मूड में वो आ गए हैं, ऐसा उनका कहना है। करिश्मा, चलिए, बिल्कुल स्वतंत्र तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार खगड़िया में कोसी नदी का कहर देखने को मिल रहा है, लोग काफी दर्श में, हालांकि आश्वासन मिला है लोगों को, कटाव निरोधी कार्य किए जा रहे हैं, अगर नहीं किए जाएंगे तो लोग आंदोलन की चेतावनी दी गई है पीड़ितों के द्वारा। और अब बात भागलपुर की करेंगे, तो भागलपुर में इन दिनों लगातार हो रहे बम विस्फोट के कारण चर्चा में है। अगर 9 दिसंबर से बात करें, 9 दिसंबर से अब तक 3 बम विस्फोट हो चुके हैं। तो ये भागलपुर में इन दिनों लगातार दहशत में देखने को मिल रहा है। और साथ ही बताते चले कि जिस तरह से 3 बम धमाकों में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 9 दिसंबर को नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास धमाका हुआ। और बात 11 दिसंबर की करें तो 11 दिसंबर को मोमिन टोला में बम विस्फोट हुआ। वहीं 13 दिसंबर को मखदूम शाह दरगाह घाट के पास यह धमाका हुआ। तो लगातार भागलपुर में इन दिनों लगातार बम विस्फोट हो रहा है और इसके वजह से लगातार जो चर्चा में है। 4 दिन पहले भी एक घटना हुई थी और हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं आया है, और उसके लिए हम लोग बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की मदद ले रहे हैं। बॉम्ब यूनिट को भी बुलाया जा रहा है और जो भी अनुसंधान में निकल कर आएगा हम उसकी जानकारी आपको देंगे। क्या लगता है सर, इस तरह से लगातार खाड़ियों में बम मिल रहा है, कहीं दहशत फैलाने के मकसद से तो ये नहीं किया जाए? जहाँ से ये एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बरामद हुए हैं, जैसा लग रहा है ये झाड़ी और वहाँ कूड़ादान है, वहाँ पे काफ़ी सारा कूड़ा कचरा फेंका जाता है, वहाँ से बरामद हुआ है। तो ये ऐसा मामला नहीं लग रहा है कि दहशत फैलाने की का ऐसा कोई मकसद है। और इसके साथ न्यूज़रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। आगे बिहार झारखंड के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।